नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा पंचायत इलेक्शन अपडेट। हरियाणा पंचायत चुनाव की घोषणा सोमवार को 4 चरण में होंगे इलेक्शन। हरियाणा में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के चुनाव आयुक्त सोमवार को पंचायत चुनाव की घोषणा का ऐलान कर देंगे, जिसके साथ ही हरियाणा में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग इस बार 4 चरण में पंचायत चुनाव करवाएगा। पहले चरण में पंचायत समिति सदस्यों, दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्यों, तीसरे चरण में सरपंच और चौथे चरण में पंच पद के लिए मतदान की तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है। इस बार पिछड़ा वर्ग ए को भी चुनाव में आरक्षण दिया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि पिछली पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल फरवरी में ही पूरा हो चुका है, जिसके बाद चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने का मामला हाईकोर्ट में चला गया था और हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 71,763 पदों पर चुनाव होना है। इनमें से 6,226 पद सरपंच के, वहीं 62,040 पद पंच के हैं। साथ ही 3,086 सदस्य पंचायत समितियों के और 411 सदस्य जिला परिषदों के हैं। पंचायत चुनाव में करीब 22,000 पोलिंग बूथ बनेंगे। करीब 1.25 करोड़ मतदाता हैं। जनता दरबार में अनिल विज का एक्शन। रोहतक का हवलदार सस्पेंड, ढीली कार्रवाई करने वाले 2 SHO का भी ट्रांसफर। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को फरियादियों की सुनवाई करते हुए रोहतक में हवलदार को सस्पेंड कर अलग अलग 7 से भी ज्यादा मामलों में SIT गठित करने के जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जांच में ढिलाई बरतने वाले 2 थानों के SHO को भी तबादले के निर्देश जारी कर दिए हैं। विज ने अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में आयोजित जनता दरबार में प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के आदेश दिए। न्याय की आस में 5,000 से अधिक संख्या में फरियादियों ने अपनी शिकायतें अनिल विज को दी। जनता दरबार की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शनिवार देर रात्रि तक जनता दरबार चला और मंत्री विज ने अंतिम व्यक्ति की समस्या को भी सुना। साफ कहा गया कि अगर कोई अफसर कार्रवाई नहीं करता है तो आप खुद वहां जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। सपना चौधरी लखनऊ कोर्ट में हुई पेश। इवेंट का पैसा हड़पने के मामले में इस दिन तय होंगे आरोप। हरियाणा की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी डांस इवेंट का पैसा हड़पने के मामले में लखनऊ की ACJM कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट में दूसरा आरोपी जुनैद अहमद हाजिर नहीं हुआ। ऐसे में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 4 नवंबर की तिथि तय कर दी है। साथ ही व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश रहने के आदेश दिए हैं। लखनऊ पुलिस ने सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ 13 अक्टूबर 2018 को केस दर्ज किया था। आरोप है कि सपना चौधरी ने एक कलाकार प्रबंधन समझौता तोड़ा है। आरोप के मुताबिक सपना चौधरी ने इवेंट में परफॉर्म करने के लिए राशि ली और प्रोग्राम न करने के बाद यह राशि भी नहीं लौटाई। पुलिस ने जांच के बाद सपना चौधरी, जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडे एवं रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अब कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 4 नवंबर की तिथि तय की है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन की घोषणा। VP यादव को मिली जिम्मेदारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बदले गए हैं। अब VP यादव डॉक्टर जगबीर सिंह की जगह चेयरमैन होंगे। वे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। वर्तमान में कार्यरत बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। यह घोषणा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। आपको बता दें कि VP यादव मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के पटिकरा गाँव के रहने वाले हैं। वे लंबे समय से रेवाड़ी में रह रहे हैं। उनके पिता प्रताप सिंह सेना में थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शनिवार को शिक्षा बोर्ड परिसर भिवानी में शिक्षा बोर्ड का वार्षिक अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज हरियाणा शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणीय है। सरकार ने जरूरतमंद बच्चों को अब तक 5 लाख टैबलेट बांटे हैं तथा आने वाले दिनों में 2,30,000 और बांटे जाएंगे, ताकि जरूरतमंद छात्र छात्राएं बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई सुपर हैंडेड स्कीम के तहत जरूरतमंद बच्चों को कोचिंग देकर इस वर्ष 41 बच्चों को IIT व MBBS में दाखिले करवाए गए हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा बोर्ड कार्यालय के स्वामी विवेकानंद सदन की आधारशिला रखी तथा महर्षि वाल्मीकि व गुरु द्रोणाचार्य सदन के नवीकृत भवन को भी विद्यार्थियों को समर्पित किया। 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा का दबदबा। 9 गोल्ड सहित 16 मेडल के साथ टॉप पर हरियाणा। छोरियों ने भी गाड़ी झंडे। ओलंपिक कॉमनवेल्थ खेलों में आधे से ज्यादा पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ी 36वें नेशनल गेम्स में भी कमाल दिखा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे इन खेलों में हरियाणा अब तक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले नंबर पर काबिज है। राज्य के खाते में 3 रजत तथा 4 कांस्य पदक भी हैं। राज्य के बेटे बेटियों के जौहर की बदौलत हरियाणा का दबदबा नेशनल गेम्स में बना हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है और आने वाले खेलों में भी इसी प्रकार अपना उम्दा प्रदर्शन करने की कामना की। हरियाणा ने कुश्ती में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। हरियाणा के सबसे पसंदीदा खेल कुश्ती में कोई अन्य राज्य यहाँ के खिलाड़ियों के सामने टिक नहीं पाया। 36वें नेशनल गेम्स में रग्बी खेल में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना अलग ही जौहर दिखाया और महाराष्ट्र की टीम को 19-7 के भारी अंतर से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। वहीं नेटबॉल टीम इवेंट में हरियाणा के लड़कों और लड़कियों दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम बढ़ाया। इसके अलावा 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के अनीस ने स्वर्ण पदक जीता।
हरियाणा में फसलों की खरीद शुरू, सीएम ने ई खरीद हरियाणा ऐप किया लॉन्च, किसानों की करेगा मदद। हरियाणा की अनाज मंडियों में फसलों की खरीद शुरू हो गई है। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के खरीद कार्यों का निर्बाध और परेशानी मुक्त संचालन निश्चित किया जाएगा। इसलिए उचित परिवहन सुविधाओं के साथ मॉइस्चर मीटर, तौल तराजू, समय पर उठान, सीसीटीवी कैमरे की स्थापना और मंडी के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों की संतुष्टि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक किसान को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए प्रत्येक संबंधित अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान 72 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए। आई फार्म के अनुमोदन से 72 घंटों के भीतर भुगतान ऑनलाइन होना चाहिए। विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द आदि फसलों की खरीद की जाएगी। आपको बता दें कि बाजरा के लिए 2350 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए ई खरीद हरियाणा मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। यह द्विभाषी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इससे किसानों को पंजीकृत फसलों की संख्या, गेट पास और खरीद के लिए लाई जा सकने वाली फसल की मात्रा के बारे में वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। कोई भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके ये विवरण प्राप्त कर सकता है। इस ऐप पर किसान अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से किसान तुरंत कहीं भी कभी भी जे फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। वे भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं। घोषणा करके बोले डिप्टी सीएम, उड़ती धूल के बीच खड़ी देवीलाल की प्रतिमा कर रही है दुष्यंत चौटाला का इंतजार। 30 सितंबर तक बनवाना था भव्य पार्क। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 30 सितंबर तक चौधरी देवीलाल पार्क को भव्य रूप देने की घोषणा की थी। घोषणा करते समय उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि पार्क इतना भव्य होना चाहिए कि आसपास के लोग भी इसे देखने के लिए आएंगे। लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला घोषणा करके भूल गए हैं। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक कोई भी पार्क की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। उड़ती धूल के बीच खड़ी चौधरी देवीलाल की प्रतिमा उप मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रही है। समयावधि पूरी होने के बावजूद भी अभी तक पार्क बनाने का प्लान तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। चौधरी देवलाल पार्क अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ शाम होते ही जाम छलकने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि 30 मार्च को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवलाल पार्क महेंद्रगढ़ में पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक ताऊ देवलाल की 11.25 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। डिप्टी सीएम ने कहा था कि आज उस स्थान पर स्टैचू लगाया गया है जो इमरजेंसी के दौरे में चौधरी देवलाल ने 19 महीने जेल में काटे थे। उस स्थान को हम चौधरी देवलाल के प्रति समर्पित करते हैं। इस दौरान ताऊ देवलाल पार्क में 13 पौधे लगाए गए थे, लेकिन देखरेख के अभाव में अब केवल 7 पौधे ही बचे हैं। इन पौधों का भी बारिश होने के कारण बचाव हो गया। पार्क में दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। अब पूरे हरियाणा में लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर, उपभोक्ता को मिलेगा यह फायदा। हरियाणा प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगाने की मुहिम सिरे चढ़ती नजर आ रही है। निगमों की ओर से अभी तक 10 लाख लक्ष्य के विपरीत 6.5 लाख मीटर लगाए गए हैं। आने वाले वक्त में हरियाणा सरकार के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों में 100% प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है, ताकि आम लोगों में भी प्रीपेड के प्रति रुचि बन सके, जिसके बाद में हर श्रेणी के मीटर को प्रीपेड करने की योजना है। अर्थात प्रदेश में सभी मीटर प्रीपेड करने की योजना है। साल 2024 तक 20 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा बिजली निगम के चेयरमैन और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीके दास बिजली निगमों में सुधार की मुहिम को लेकर निगमों की विभिन्न कंपनियों के आला अफसरों के साथ बैठकों में जुटे हुए हैं। इस दौरान वे प्रीपेड मीटर के बहाने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ ही निगमों के लिए भी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली निगम की दोनों कंपनियों और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुंचेगा। इसमें 5% जहां डिस्काउंट दिया जा रहा है, वहीं स्मार्ट मीटर के साथ न्यूनतम बिल भरने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। अब 5G की स्पीड से दौड़ेगा देश, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। 1 अक्टूबर से देश में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G के आने से इंटरनेट की स्पीड 4G के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 6ठा संस्करण दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो चुका है। यह आयोजन 4 दिनों तक चलेगा। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने 8 शहरों से 5G लॉन्च करने की घोषणा की है। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, बेंगलोर, हैदराबाद और सिलीगुड़ी शामिल है। दूसरे शहर का नाम अभी सामने नहीं आया है। एयरटेल की मार्च 2024 तक देश भर में 5G सेवाएं शुरू करने की योजना है। वहीं मुकेश अंबानी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस में कहा कि जियो के जरिए दिसंबर 2023 तक देश के कोने कोने में 5G सेवाएं पहुंच जाएंगी। रिलायंस ने पिछले दिनों अपने एजीएम में बताया था कि वह दिवाली तक 4 शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 5G सेवाएं शुरू कर देगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के दूरसंचार इतिहास में 5G का रोल आउट कोई सामान्य घटना नहीं है। देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता और अधिक किफायती 5G सेवाएं शुरू करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 2G, 3G और 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G के साथ भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है।
बदल गए हैं यह 6 जरूरी नियम, आम लोगों पर पड़ेगा इनका प्रभाव। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। महीने की 1 तारीख से कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है। कई अहम नियमों में बदलाव हो चुका है। इनमें क्रेडिट कार्ड से लेकर सरकारी स्कीम के नियम शामिल हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडरों की भी नई कीमतें जारी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से स्मॉल सेविंग स्कीमों में निवेश करने वाले लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए जमा राशि पर 5.8% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 2 सालों के लिए जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज 5.5% से बढ़कर 5.7% कर दिया गया है। वहीं म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को अब नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। वहीं अटल पेंशन योजना के नियमों में भी बदलाव किया गया है। सरकार की तरफ से नए नियमों का पालन करते हुए कहा गया है कि इनकम टैक्स का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएगा। अगर आपने डीमैट अकाउंट लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव नहीं किया है तो आप 1 अक्टूबर से अपने ट्रेडिंग खाते को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का नियम भी लागू कर दिया गया है। इस नियम के लागू करने का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो साइबर ठगी के मामलों को रोक लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं इंडियन ऑयल की ओर से 1 अक्टूबर को जारी कीमत के मुताबिक 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 25 रुपए 50 पैसे से घटकर 1859 रुपए 50 पैसे हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत नहीं बदली है। दिल्ली में 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें तो 1053 रुपए है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अधिकारियों को निर्देश, बारिश से सड़कों में हुए गड्ढों को तुरंत भरें। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश भर में बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा करें ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। डिप्टी सीएम ने गुरुग्राम, धारूहेड़ा व अन्य स्थानों का हवाला देते हुए कहा कि बारिश से सड़कों के टूटने से कई स्थानों पर दुर्घटनाएं हो रही है, इसलिए राज्य की सभी सड़कों का मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र किया जाए। उन्होंने अंतर्राज्यीय सड़क कैथल पटियाला तथा ग्रीनफील्ड सड़क 152D के निर्माण से प्रदेश में टूटी सड़कों की भी मरम्मत करने के आदेश दिए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए गुणवत्ता को लेकर अधिकारी समय समय पर कार्यों की समीक्षा करते रहे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों से 25-25 करोड़ के विकास कार्य करवाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, इसलिए जिन विधानसभा क्षेत्रों के कार्य अनुमान आ गए हैं वहां कार्य शुरू करने में तेजी लाएं। डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान, अब 72 नहीं 48 घंटे में होगा किसानों को फसल का भुगतान। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता में कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि अब हरियाणा के किसानों को 72 घंटे अपनी फसल के भुगतान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब केवल 48 घंटे में फसल भुगतान का पैसा किसानों को दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को आई फार्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही फसल का मंडी से एग्जिट पास बनेगा उसके 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय अनुसार नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता रहेगा। बारिश से हुए फसल खराबे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 2021 का मुआवजा 3 किस्तों में जारी हुआ है। इस बार हुए फसल खराबे की रिपोर्ट जिला अधिकारियों से मांगी गई है। रिपोर्ट के अनुसार ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। रेवाड़ी तक चलने लगी है सीकर लोहारू सीकर ट्रेन, हजारों यात्रियों को मिलेगा इससे लाभ। भारतीय रेलवे द्वारा 1 अक्टूबर यानी शनिवार से सीकर लोहारू सीकर प्रतिदिन रेल सेवा का रेवाड़ी स्टेशन तक विस्तार कर दिया गया है। इसके साथ ही इस रेल सेवा के संचालन समय में भी आंशिक यानी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। गाड़ी संख्या 09709 प्रतिदिन रेल सेवा 1 अक्टूबर शनिवार से सीकर से सुबह 7:40 के स्थान पर परिवर्तित समय 7:25 पर रवाना होगी। दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का ठहराव की बात करें तो जेरठी, दादिया, नवलगढ़, बलवंतपुरा, चेलासी, डोंडलोद, मुकुंदगढ़, नुआ, झुंझुनू, रतन शहर, खेतड़ी, चिडावा, सूरजगढ़, भावदरी, लोहारू, सोहनसरा, सतनाली, नावा, नांगल, डिग्रोता, जेरपुर, पाली, महेंद्रगढ़, भोजावास, गुडा, कैमला, कनीना खास, डहीना, जैनाबाद व नांगल मुंदी स्टेशन पर रहेगा। प्रतिदिन रेल सेवा 1 अक्टूबर से रेवाड़ी से दोपहर बाद 3:15 पर रवाना होकर रात्रि 10:55 पर सीकर पहुंचेगी। सीकर से सुबह 7:25 पर रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे रेवाड़ी स्टेशन पहुंचेगी। इससे हजारों लोगों को फायदा होगा। एमपी सबसे साफ स्टेट, इंदौर ने लगाया शिक्षर, भोपाल 7वें से 6वें स्थान पर आया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे हुए जारी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। राजस्थान, महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। 100 से अधिक शहरों वाले राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। वहीं इंदौर ने सफाई का शिक्षर लगाया है। भोपाल की रैंक भी पिछली बार के मुकाबले सुधरी है। इस बार भोपाल को 6वां स्थान मिला है। पिछली बार यह 7वें स्थान पर था। इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं भोपाल को 5 स्टार रेट मिला है।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड प्रदान किया। सफाई मित्र सुरक्षा 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर की बात करें तो तिरुपति को यह स्थान मिला है। साफ घाट सर्वश्रेष्ठ शहर की बात करें तो हरिद्वार को यह स्थान मिला है। सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट की बात करें तो देवलाली को मिला है। फास्टेज मूवर सिटी की बात करें तो शिमोगा का स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप 100 शहरों में गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, पंचकुला व अंबाला शामिल है। कंटोनमेंट बोर्ड आधारित रैंकिंग में हरियाणा का अंबाला कैंट 25वें स्थान पर है। वहीं धारवाड़ा को 25,000 से 50,000 जनसंख्या और बवानीखेड़ा को 15,000 से 25,000 जनसंख्या में फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है। सरकारी नौकरी अपडेट। सशस्त्र सीमा बल के तहत कांस्टेबल के 399 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक करें आवेदन। सशस्त्र सीमा बल ने कांस्टेबल यानी सामान्य ड्यूटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट ssbrecruitment.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों यानी एसएसबी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 15 अक्टूबर 2022 है। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को 7वीं सीपीसी के अनुसार सैलरी लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।